क्वेश्चन नंबर 136, द फॉर्मेशन ऑफ HBr मैकेनिज्म दी हुई है, रेट लॉ पूछा है, तो स्लो स्टेप से निकलेगा ना। तो स्लो स्टेप कौन सा है? सेकंड। तो स्लो स्टेप है सेकंड। तो सेकंड स्टेप के हिसाब से R इक्वल टू क्या आएगा? K3 इंटू H2 इंटू Br। अब Br किससे निकालोगे? फर्स्ट स्टेप इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप के हिसाब से निकालोगे तो K इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होगा? Br स्क्वायर अपॉन Br2। तो Br इक्वल टू क्या आएगा? K इक्विलिब्रियम की पावर हाफ, Br2 की पावर हाफ। तो पुट कर दो यहाँ पर, K3 और K इक्विलिब्रियम मिलकर एक नया कांस्टेंट K कह सकते हो, H2 बचेगा और Br2 की पावर हाफ। आंसर हो जाएगा सेकंड। 137, x प्लस वाई से प्रोडक्ट बन रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x को 4 टाइम्स कर रहे हो, y कांस्टेंट रख रहे हो, तो रेट 4 टाइम्स, x 4 टाइम्स क्या, रेट 4 टाइम्स हो गया, मतलब x के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया? 1। और x और y दोनों को 4 टाइम्स कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन 16 टाइम्स हो रहा है, तो 4 टाइम्स इसकी वजह से हुआ होगा, तो बाकी 4 टाइम्स किसकी वजह से हुआ? y की वजह से, मतलब y की पावर भी क्या है? 1 है, दोनों की पावर 1 हो गई। 138, सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ Cn H2n-2। अब n की वैल्यू कितनी लोगे? 3 सेकेंड मेंबर के लिए, एंड 3 लोगे, मतलब क्या हुआ? C3H4। मतलब मोलर मास कितना हो गया? 40। निकाल दो जो निकालना है। तो रूट T/m कांस्टेंट ना, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल? अंडर रूट T/m। तो T पूछा है इसके लिए, मोलर मास कितना है? 40 है। SO2 का T कितना दिया है? 800 केल्विन। और मोलर मास कितना है SO2 का? 64। तो T कितना हो गया? 40 इंटू 800 अपॉन 64। तो आएगा ना 500 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो कितना आ जाएगा? 227 डिग्री सेल्सियस। रेशियो ऑफ स्पीड दिया हुआ है एट ए टेम्परेचर T1 एंड SO2 एट 300 केल्विन इज 4:1। तो फिर वही है, रेशियो ऑफ स्पीड दिया है, मतलब क्या? रूट T/m। तो स्पीड है 4/1, तो T/m फॉर CH4, तो T अपॉन CH4 का मोलर मास 16 अपॉन T/m फॉर SO2 300, SO2 कितना? 64। T इक्वल टू इसका भी कितना आ रहा है? 300 केल्विन आ रहा है। नहीं, इसको स्क्वायर करोगे ना, रूट में है ये 4/1 4/1 आएगा 1200 केल्विन, रूट में है ना ये, तो इसको स्क्वायर करोगे तो अभी तो T/m आएगा, तो इधर भी स्क्वायर करोगे तो T आएगा 1200 केल्विन। अब लगा दोगे 3/2 RT, 3/2 इंटू 1200 इंटू T कितना? R कितना? 2 कैलोरी में हो जाएगा 3600 कैलोरी। ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी, करेक्ट है। ऑर्डर में चेंज विद चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, ये भी करेक्ट है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करने से ऑर्डर चेंज हो सकता है। मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी सही है। रिएक्शन टेकिंग प्लेस बाय बायोमोलिकुलर कोलिजन मस्ट बी ऑलवेज ऑफ सेकंड ऑर्डर, गलत है। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर हम ये तो नहीं कह सकते बराबर ही होंगे। 141, जीरो ऑर्डर के लिए पूछा है, रेट कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, करेक्ट है। अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट, ये कैसे हो सकता है? रिएक्टेंट तो धीरे धीरे कम होता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहता है, अमाउंट थोड़ी कांस्टेंट रहेगी। हाफ लाइफ डायरेक्टली पोजिटिव इनिशियल कंसंट्रेशन, सही है जीरो ऑर्डर के लिए।
प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन, ये भी पड़ा हुआ है। 142 R1 लिखोगे तो क्या आएगा, K1AB माइनस K2C। R2 लिखोगे तो क्या आएगा, K2CB। तो अगर देखोगे तो जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली R1 माइनस R2 है। पूछा उल्टा क्वेश्चन है एक्चुअली, या तो हिट एंड ट्रायल से करो, चारों ऑप्शन के लिए चेक करो जिससे मैच कर जाए। उल्टा सोचना तो R1 माइनस R2 है, तो हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा। तो R1 माइनस R2 देखो किसमें आएगा, तो माइनस DA/dt अगर लिखोगे तो केवल पहली रिएक्शन में है तो R1 होगा। माइनस dV/dt लिखोगे तो पहले में भी डिसअपियर हो रहा है, दूसरे में भी डिसअपियर हो रहा है, मतलब R1 प्लस R2 माइनस DC/dt कह रहा है लिखने को। तो DC/dt देखोगे तो पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है, अपियर हो रहा है R1, लेकिन दूसरी रिएक्शन में तो C क्या हो रहा है, डिसअपियर। लिखना क्या है तुम्हें, अपीयरेंस रेट, तो सेकंड रिएक्शन से माइनस R2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड रिएक्शन में C क्या हो रहा है, डिसअपियर, जबकि लिख कौन सा रेट रहे हो, अपीयरेंस, तो माइनस आएगा ना। तो R1 माइनस R2 है ये जो दिया हुआ है। इसका मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है एक्सप्रेशन का वो DC/dt को रिप्रेजेंट कर रहा है। AB2 डिकम्पोज होके क्या बना रहा है, A, 2B, 2B तो लिक्विड ही है। आफ्टर 20 मिनट द वॉल्यूम ऑफ A कलेक्टेड, प्रोडक्ट कितना बना एट टी टाइम, 20 मिनट पर 20 ml, इन्फिनिटी टाइम पर 40 ml। प्रोडक्ट कितना बना वो डिपेंड करता है ना, रिएक्टेड कितना रिएक्ट किया। रिएक्टेड कहते हो ना एक्स, इनिशियल कहते हो ए, रिमेनिंग कहते हो ए माइनस एक्स। एक्स कितना रिएक्ट करा वो किसके पोर्शनल होगा, जो प्रोडक्ट बना, तो एक्स प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 20। इन्फिनिटी टाइम पर कितना बना, मतलब इनिशियली कितना लिया, ए प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 40। तो हम रख सकते हैं क्या, k इक्वल टू 2.3 अपॉन टी, लॉग इनिशियल कितना 40 अपॉन फाइनल कितना 40 माइनस 20। इसको सॉल्व करके आ जाएगा आंसर 144। सीधे फार्मूला बेस्ड है, बस कैलकुलेशन करनी है ध्यान से। क्या कहते हो, लॉग K2/K1 E अपॉन 2.3R 1/T1 माइनस 1/T2। लॉग K2 लॉग K2 माइनस लॉग K1। लॉग K2 है 2.9, लॉग K1 है 1.1। E लॉग का काम तो खत्म ही है ना, 2.3। एक्टिवेशन एनर्जी ऑप्शन किस में देने, किलो कैलोरी में, तो R कितना ले लो, 2 इंटू 10⁻³ तो 1/667 माइनस 1/769। बस सॉल्व करना तुम्हें। 145 ये भी इसी फार्मूले पर है। अब क्या हो जाएगा, लॉग K2/K1 E1 माइनस E2 डेल्टा ई अपॉन 2.3 RT। K2/K1 कितना टाइम दिया, 10⁵। लॉग 10⁵ डेल्टा ई निकालना है 2.3 R। फिर भैया किसमें कह रहा है, किलो जूल में पूछ रहा है, तो R कितना रखो, 8.3 इंटू 10⁻³ और T कितना रखोगे, 298। 298 को 300 लेके सॉल्व कर लेना, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसको 300 लेके सॉल्व कर लो, लॉग 10⁵ कितना हो गया, 5। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। Which of the following will change in presence of catalyst? तो catalyst does not affect thermodynamic properties। फर्स्ट और सेकंड तो हो नहीं सकता, एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज 0। एक्टिवेशन एनर्जी अगर 0 हो गई तो क्या कहोगे, ये 0 तो लॉग K2/K1 क्या 0, मतलब K2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, K1। तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाता है फिर वो, तो हम कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो रेट कांस्टेंट विल नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। 148 C2H4O इनिशियली कितना है 80, 20 मिनट बाद कितना है 80 माइनस एक्स, 80 प्लस एक्स कितना दिया 120, एक्स कितना हो गया 40, मतलब वैल्यू 40 हो गई।
पहले 80 था, 20 मिनट के बाद 40 हो गया, मतलब हाफ, तो डायरेक्ट हो गया ना 20 मिनट हाफ लाइफ, 20 मिनट में हाफ हो गया, मतलब हाफ लाइफ हो गई 20 मिनट्स। कंसंट्रेशन की हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर 1 - n, वैसे डायरेक्टली याद है। कंसंट्रेशन को हाफ कर रहे हो और हाफ लाइफ डबल हो रही है, कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, हाफ, हाफ लाइफ क्या हो रही है, डबल, तो 2 की पावर n-1, n-1 इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2। वैसे जीरो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के लिए डायरेक्ट याद होता है, हाफ लाइफ अगर कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जीरो ऑर्डर, इंडिपेंडेंट है फर्स्ट ऑर्डर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेकंड ऑर्डर। तो 150 हाइड्रोलिस और एस्टर एसिडिक मीडियम, तो पढ़े हो ना सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो एसिडिक मीडियम में तो जब प्रोडक्ट में एसिड बन रहा है तो वो खुद कैटलिस्ट का काम भी करेगा ही, पहला सही है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, याद है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहते थे, जो वाटर नहीं लेते थे उसमें, वाटर एक्सेस में होता था, तो थर्ड सही है स्टेटमेंट, फोर्थ गलत है, यूनिमॉलिक्यूलर नहीं कह सकते ना हम उसको। 151 among the following which are correctly matched, हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर के लिए, देखो ना हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर, y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सेकंड, T3/4 वर्सेस C0 कांस्टेंट, गलत है ना, हाफ लाइफ या T3/4 ये सब कुछ कांस्टेंट किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। थर्ड कर्व, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट वर्सेस टाइम, तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट टाइम के साथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, R इक्वल टू होता है ना KA। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम कहेंगे रेट जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहा होगा, चेंज, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही होगी, चेंज। तो टाइम और कंसंट्रेशन का कर्व जब हम कहते हैं हाइपरबोलिक है, टाइम और कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियल है, तो रेट और टाइम का कर्व ये तो नहीं कह सकते ना इनिशियल, इसके कर्व के हिसाब से अगर देखोगे, मान लो फार्मूला नहीं पड़ा है रेट और टाइम का, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या इनिशियली t इक्वल टू 0 पर रेट इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट तो नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू तो होगी, तो किसी फाइनाइट वैल्यू से शुरू होकर रेट कम होगा ना, इसमें हाइपरबोलिक दिखा रखा है, तो गलत होना है। फोर्थ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, गलत है, कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ वेरी करेगी करेगी, कांस्टेंट थोड़ी रहेगी, तो डायरेक्ट फोर्थ भी गलत है, ओनली फर्स्ट सही है। 152 याद ही करना था, सेकंड ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है नोट्स में, इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पर अगर हम प्योर यूज कर बनाना है तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की स्मॉल अमाउंट यूज कर सकते हैं। 153 याद करना है, डायरेक्ट पड़ा हुआ है। 154 अबाउट आयनिक हाइड्राइड, दे आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड मेटल्स, तो अबाउट बाइनरी तो होंगे ही, बाइनरी कंपाउंड मतलब दो एलिमेंट, तो हाइड्राइड्स तो बाइनरी कंपाउंड होते ही हैं। क्रिस्टलाइन इन नेचर, ये भी सही है। दे आर जनरली वोलेटाइल, कैसे कह सकते हो आयनिक को वोलेटाइल, तो कॉमन एग्जाम्पल्स, गलत ही एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल जो दिए वो तो कोवलेंट हाइड्राइड्स के हैं, तो फर्स्ट सेकंड सही है केवल, और आंसर 3 है। सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पता ही है। फोर्थ 156 heavy water is prepared by prolonged electrolysis of ordinary water, H plus is discharged more readily than D plus because of some regions, the region which cannot be correlated to this observation, कि H plus के जल्दी डिस्चार्ज होने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है, H plus है हायर मोबिलिटी देन D plus, तो सही है, हायर मोबिलिटी है तभी तो कह रहे हो जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H plus इज लोअर, मतलब कम पोटेंशियल पर डिस्चार्ज हो सकता है, ये भी सही है। रिएक्शन अकर्स फास्टर, तो सही है, H से H2 बनना फास्टर है क्योंकि H से H2 का बॉन्ड जल्दी बनेगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि हेवियर आइसोटोप्स रिएक्ट स्लोली। मास ऑफ D is more than H and so it lies in lower layer of liquid, हाँ तो लिक्विड लेयर का तो कोई फंडा ही नहीं कि लोअर लेयर में है या अपर लेयर में है। वन 157 washing soda removes only permanent hardness of water,
ओनली टेम्परेरी है? बोथ, ऑब्वियसली बोथ। वॉशिंग सोडा का मतलब कार्बोनेट आयन दे रहे हो, कार्बोनेट आयन अगर जाएंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम किसी भी फॉर्म में होंगे तो कार्बोनेट के साथ क्या बना लेंगे? पीपीटी। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर वो बाई कार्बोनेट्स की फॉर्म में होंगे तो पीपीटी नहीं बनाएंगे। हम कहते हैं कि हम यूज वॉशिंग सोडा को यूज कर रहे हैं मेनली किस लिए? टेम्परेरी के लिए, क्योंकि बॉइलिंग यूज नहीं हो सकती थी उनके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वॉशिंग सोडा जो है वो केवल टेम्परेरी के, केवल परमानेंट के लिए यूज करते हैं। टेम्परेरी के लिए भी यूज कर सकते हैं और परमानेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट H2O2। फर्स्ट, H2O2 reduces MnO4 minus in both acidic and basic medium। हाँ तो H2O2 के MnO4 से, MnO4 किसी भी कंडीशन में H2O2 को क्या करा सकता है? ऑक्सीडाइज। वो अलग बात है, हम जनरली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन पढ़ते हैं, लेकिन सेकंड वाला पॉइंट तो लिखा हुआ था नोट्स में, थर्ड वाला भी नोट्स में लिखा हुआ है। तो अगर सेकंड थर्ड सही थे तो फर्स्ट सही मान ही लेना चाहिए। तो फर्स्ट को भी दिमाग में रख सकते हो कि H2O2 जो है KMnO4 से दोनों मीडियम में रिएक्ट कर सकता है, एसिडिक में भी और बेसिक में भी। H2O2 इज 5.6 वॉल्यूम, ये तो डायरेक्ट फार्मूला लगेगा। 5.6 वॉल्यूम है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या था? 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, या तुमने रटा होगा तो 11.2 इंटू मोलैरिटी। तो 5.6 अपॉन 11.2, मोलैरिटी कितनी आ गई? 0.5। नॉर्मेलिटी निकालोगे तो इसका डबल करोगे तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? 1। नॉर्मेलिटी होता है ना मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर 1। थर्ड तो गलत ही है। फर्स्ट की बात करो, क्या बताया था मैंने? 10 वॉल्यूम 3% होता है। 5.6 वॉल्यूम 3/10 इंटू 5.6% तो आ जाएगा ना 1.7%। बोथ हो गया आंसर 160। मोलकुलर फार्मूला पूछा है, मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोलैरिटी, वो मोलर मास। इट्स डेंसिटी दे रहा है कंपाउंड की कितनी? 2.06 एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच ऑक्सीजन है डेंसिटी दिस। तो पीएम अपॉन रो टी होता है, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, मतलब m1 अपॉन रो 1 इक्वल टू m2 अपॉन रो 2। m1 कितना निकालना है? चलो मान लो रो 1 2.06, m2 O2 के लिए ले लो 32, रो 2 कितना? 2.21। इससे क्या निकल जाएगा? मोलर मास। मोलर मास आ जाएगा तो फार्मूला बना लोगे। वैसे ऑप्शंस तो खराब हैं, ऑप्शंस देख के डायरेक्ट आंसर फर्स्ट हो सकता था, क्योंकि CS3 इंपेरिकल फार्मूला किसी और का है ही नहीं ऑप्शन के हिसाब से। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब टाइम वेस्टेज है। डायरेक्ट ही आंसर कर सकते थे फर्स्ट। CS3 अगर इंपेरिकल फार्मूला है तो केवल डबल C2H6 ही तो है, बाकी सब में तो वैसे ही गलत हो गया, फार्मूला ही मैच नहीं कर रहा है। 161। Among the given conditions of pressure, temperature, density of O2 gas is same in all except density। तो डेंसिटी क्या? PM इक्वल टू रो RT है, रो इक्वल टू PM अपॉन RT। M कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो P/T ये डिपेंड करेगी। P/T की वैल्यू सेम तो डेंसिटी क्या? सेम। तो चारों ऑप्शन में तुम्हें क्या चेक करना है? P अपॉन T। अब P कितना पहले में? STP, तो P कितना? 180 M। T कितना? 273। सेकेंड ऑप्शन में T कितना? 2/546, ये भी 1/273 हो गया। 3 में BI वही है 2/546, मतलब ये भी वही 1/273। तो तीनों में सेम आ रहा है P/T। फोर्थ में ना 1/546, तो ये डिफरेंट हो गया यहाँ पर। बाकी तीन केसेस में सेम है P/T, मतलब डेंसिटी तीनों में क्या आएगी? सेम आएगी। ट्रू फॉल्स पहचानना है। फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। सही है। डाल्टन्स लॉ पॉसिबल एप्लीकेबल मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस बट नॉट मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो गलत है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर के लिए वैलिड है। N2 और O2 डायरेक्ट कंडीशन में रिएक्ट तो करते ही नहीं है, तो N2 और O2 के मिक्सचर के लिए डाल्टन्स लॉ वैलिड माना जाता है। ड्राई एयर इज हैवियर देन वेट एयर। सही है ना? तो क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन था, वेट एयर के अंदर वाटर मिला तो एयर का एवरेज मोलर मास होता है ना 29, याद रखो नहीं याद है तो एयर में 29 अगर एवरेज मोलर मास, उसमें वाटर आएगा 18।
18 वाला मिलाओगे तो उसका एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा? कम। तो वेट एयर क्या होगी? लाइटर। ड्राई एयर क्या होगी? हैवियर। गैस अगर ज्यादा कंप्रेसिबल है इसका मतलब क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कम है। लेस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा ना, जेड लेस देन 1, अभी कहते हैं ना गैस इज मोर कंप्रेसिबल, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेटिंग। अभी गैस कह रहे हो ना ज्यादा कंप्रेस हो सकती है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेज ज्यादा है, मतलब जेड की वैल्यू लेस देन 1। थर्ड होगा आंसर 64 NH3 O2 CO2 N2 17 32 44 28, ये मोलर मास। लीस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, जिसका मोलर मास मैक्सिमम, तो लीस्ट रेट एंड लीस्ट प्रेशर इनसाइड द वेसल। लीस्ट प्रेशर किसका बचेगा? जिसका डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा तो इसका मैक्सिमम रेट होगा, इसका प्रेशर सबसे कम, तो CO2 और NH3 हो गया आंसर 165। देखो क्या कांस्टेंट रिलेशन क्या लगाना है? P कांस्टेंट साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में, टू मेंटेन द ओरिजिनल प्रेशर। वेसल फिक्स है मतलब V कांस्टेंट है, तो क्या होगा? P1 अपॉन N1 इक्वल टू P2 अपॉन N2। V और T तो P कांस्टेंट है, तो N1 T1 इक्वल टू N2 T2। P और V तो कांस्टेंट ही है। इनकी जगह पर डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हो? मास, क्योंकि गैस तो सेम ही है ना, तो मोलर मास तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो पहले गैस कितनी है? 4 ग्राम। टेम्परेचर कितना है? T। बाद में गैस 0.8 रिमूव हो गई, मतलब बच्ची कितनी? 3.2 इंटू T2 कितना हो गया? T प्लस 125। ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो। T इक्वल टू 3.2.4 कितना? 0.8 T प्लस 125 इंटू 0.8 100, तो कितना? 0.2 T इक्वल टू 100, तो T इक्वल टू 500 हो गया। 500 केल्विन। वॉल्यूम T और P सेम, मतलब V1 बाई N1 इक्वल टू V2 बाई N2। तो V1 बाई V2 मतलब क्या? N1 बाई N2। N1 कितना? 14 बाई 28। N2 कितना? 36 बाई 48। तो 1 बाई 2 अपॉन 3 बाई 4, मतलब कितना? 2 बाई 3। ऊपर कौन लिया हमने? N2, तो VN2 अपॉन VO3। इसका मतलब क्या? 2VO3 इक्वल टू 3VN2। देख लो जहां से मैच कर रहा हूं, सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है, करो ध्यान से ये सब क्वेश्चन। 167 गैस का प्रेशर पूछा रिमेनिंग, तो फिर वही क्वेश्चन है, सब पी इक्वल टू आरटी पे है क्वेश्चन। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, T1 अपॉन N1 इक्वल टू T2 अपॉन N2। T1 कितना है? 2.5, फिर से डायरेक्ट मास रख सकते हो 14.2। T2 पूछा है तो डायरेक्ट ही था। 50% कह रहा है जब, तो हम ये सब क्यों करेंगे? फिर प्रेशर अगर कह रहे हो मास आधा रह गया, मोल्स आधे रह गया, तो डायरेक्ट कह दो कि प्रेशर भी क्या रह गया? आधा। तो पहले कितना था? 2.5, बाद में कितना हो जाएगा? 1.25 रखोगे तब भी वही सब आएगा। फॉल्स। प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर पीवी फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। फॉल्स हो गया ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी है। पीवी एन फिक्स कर दोगे, टी तो चेंज करेगा, पीवी प्रोपोर्शनल टू टी तो हो गई। Molecules of different gases have the same average kinetic energy at a given temperature. Correct है? Average kinetic energy depends only on temperature. Ideal gas equation not valid at high pressure and low temperature. Correct है? The gas constant per molecule known as Boltzmann constant. Correct है? 169. At high pressure, all real gases are less compressible than ideal gas.
तो अगर हम कहते हैं कि प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो हाई प्रेशर पर ऑल रियल गैसेज आर लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। तो होता है ना, हाई प्रेशर पे कर्व कहाँ जाता, ऊपर, ऐसा बनाते हो। तो हाई प्रेशर पे कर्व ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब क्या, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रही है, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रही है मतलब क्या, गैस इज लेस कंप्रेसिबल। करेक्ट हुआ ना। H2HE आर मोर कंप्रेसिबल, तो गलत है, H2HE तो हमेशा ही लेस कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 फॉर ऑल रियल गैसेस एट लो प्रेशर एक्सेप्ट H2HE। करेक्ट स्टेटमेंट है। सारी गैसेस के कर्व नीचे ही जाते हैं लो प्रेशर पर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ जेट ओवर रियल गैसेस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो गलत है ना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड तो करता ही है। टेम्परेचर चेंज करते हो तो कर्व चेंज होता है, नहीं करता है। देखो टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो कर्व कहाँ आता जाता है, ऊपर। Which of the following on heating liberate oxygen? तो रिएक्शन से Na2CO3 डिकम्पोज नहीं होगा, Li2 से Na2CO3 डिकम्पोज होगा ही नहीं। Li2CO3 हीट करोगे तो Li2O और CO2 बनाएगा। LiNO3 हीट करोगे तो बनेगा ना Li2O NO2 और O2। LiOH हीट करोगे Li2O और H2O। 21 करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट याद ही है। सेकंड भी, ऑल एल्कली मेटल्स के फ्लेम टेस्ट, तो सारे करेक्ट है, सब याद ही करना है। 172 लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एक्वा सॉल्यूशन था ना एक्सेप्शन। डाउनवर्ड द ग्रुप सोडियम से सीजियम तक रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, लेकिन लिथियम की क्या होती है, मैक्सिमम। CO2 यूज्ड इन सबमरीन्स पड़ा हुआ है। CSOH मोस्ट बेसिक, करेक्ट है डाउनवर्ड द ग्रुप के हिसाब से। 173 ऑर्डर ऑफ सॉलिडिटी है, सब याद ही होने चाहिए। फर्स्ट में पढ़ो ना, सॉलिडिटी ऑफ फ्लोराइड्स बढ़ती है डाउनवर्ड द ग्रुप, मतलब LiS से CSF तक बढ़ेगी। हाइड्रोक्साइड की भी बढ़ती है, सेकंड भी करेक्ट है। कार्बोनेट और सल्फेट्स की कम होती है सेकंड ग्रुप के लिए। थर्ड और फोर्थ भी करेक्ट है, सारे करेक्ट हैं ऑर्डर। कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम मैग्नीशियम एक्सेप्ट वन, बोथ ऑन बर्निंग फॉर्म मोनोऑक्साइड, करेक्ट है। डिकम्पोज्ड गिव्स CO2, करेक्ट है। बोथ रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स, ये भी करेक्ट है। लिथियम गिव्स नियरली ट्वाइस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन मैग्नीशियम इन बैटरी एप्लीकेशन। अब ये तो गलत है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो -NF ही होता है, उसमें डायरेक्ट ट्वाइस थ्राइस कहाँ से आ जाएगा। तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डायरेक्ट ट्वाइस थ्राइस तो नहीं होते हैं। 175 two metals A and B belong to the same group of the periodic table. Metal A forms insoluble hydroxide but soluble sulfate. Soluble insoluble hydroxide, ऊपर वाला मतलब क्या है, हाइड्रोक्साइड की सॉल्टी डाउनवर्ड द ग्रुप बढ़ती है, इसका मतलब क्या, इंसॉल्युबल कौन सा होगा, ऊपर वाला। तो इसमें कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, ऊपर वाला। बी में उल्टा है, सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बट इनसॉल्युबल सल्फेट, मतलब बी का होना चाहिए नीचे, पहला ए ऊपर वाला और बी नीचे वाला। तो देख लो कौन है, थर्ड है, ये होगा। लेकिन ये जो है फर्स्ट ग्रुप के नहीं हो सकते, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में तो सल्फेट्स की सॉलिडिटी भी डाउनवर्ड द ग्रुप क्या होती है, बढ़ती है। ये फर्स्ट ग्रुप वाले नहीं होंगे। सेकंड ग्रुप में कहा था हमने हाइड्रोक्साइड्स की बढ़ती है लेकिन सल्फेट्स की कम होती है। सेकंड ग्रुप के मैग्नीशियम ऊपर वाला हुआ, उसका हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल और सल्फेट सॉल्युबल। बेरियम के लिए हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल, सल्फेट इनसॉल्युबल। डायरेक्ट भी याद है वैसे तुम्हें, तभी तो हार्डनेस के टाइम पर पढ़ते थे कि MgOH पहले PPT बनाता है, क्योंकि MgOH क्या होता है, इनसॉल्युबल। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर क्या बनाएगा, याद ही होना चाहिए। 177 ब्रिक रेड कलर से ही अगर सोच लेते तो भी डायरेक्ट आंसर था कैल्शियम, वहीं से क्वेश्चन खत्म हो जाता। अब कैल्शियम का बस रिएक्शन लिखती चले जानी थी। तो नाइट्रोजन बनाएगा कैल्शियम नाइट्राइड, हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बनाएगा, अमोनिया गैस। N2O5 तो बना नहीं देगा, तो फोर्थ नहीं हो सकता था, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। LiSCO3 डज नॉट एग्जिस्ट, हमें कहा था एल्कली मेटल कार्बोनेट एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट ऑफ लिथियम। CO2 पैरामेटिक है, तो जानते ही हो, सुपर ऑक्साइड है, पैरामेटिक तो हो गई। सॉलिडिटी ऑफ BF2 इन वाटर लेस, तो गलत है, नहीं सही है, एक्सेप्शन तो नहीं है। BF2 की सॉलिडिटी अपने ग्रुप में क्या थी, मैक्सिमम। MgF2 CaF2 SrF2 BaF2 और BF2 था मैक्सिमम, एक्सेप्शन था ना ये, तो याद होना चाहिए, मतलब थर्ड भी करेक्ट है। Li2CO3 इज मोर स्टेबल देन Rb2CO3,
तो कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, इन सबकी स्टेबिलिटी डाउनवर्ड द ग्रुप क्या होती है, बढ़ती है। इन सबकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, मतलब Li2CO3 इज लेस स्टेबल देन Rb2CO3। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। 79, वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन मेथड में अमोनिया को रिकवर करने के लिए यूज करते हैं। तो वहीं से याद होना चाहिए था कि CaOH ट्वाइस है, CO2 को बबल करते हो एक सोल्यूशन में, टर्म्स मिल्की, तो तुरंत याद आ जाता है तुम्हें कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है ना। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से सोल्यूशन क्या हो जाता है, मिल्की। कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ऑफ हाइड्रेटेड मेटल आयंस, करेक्ट ऑर्डर साइज। कुछ नहीं, खाली कॉम्प्लेक्स ऐसे बना के दिखा देंगे, मतलब क्या, हाइड्रेटेड साइज का आयंस, हाइड्रेटेड आयंस का साइज पूछ रहा है। केटाइन जितना छोटा है उसका हाइड्रेटेड साइज उतना ही बड़ा। तो बेरिलियम सबसे छोटा है तो उसका हाइड्रेटेड साइज सबसे बड़ा होगा, फिर मैग्नीशियम और फिर कैल्शियम। तो हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर पूछा डायरेक्टली। डन।